हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन, विस्तार क्षेत्र, नगर नियोजन, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताया था। आज मैं आपको आर्थिक जीवन के बारे में बताऊंगी। सिंधु घाटी के आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी हमें सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त जो विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं और जो सामग्री है उनके आधार पर हम आर्थिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बहुआयामी अर्थव्यवस्था का विकास कर लिया था। पशुपालन से आरंभ करके उन्होंने सघन और विस्तृत कृषि, उद्योग, आंतरिक व्यापार को विकसित कर लिया था। उन्होंने देश के भीतर बहुत सारे स्थानों पर और अपनी जो समकालीन उनकी सभ्यताएं थी, इसमें मेसोपोटामिया, मिस्र आदि जो सभ्यताएं थी, उनके साथ भी उन्होंने अपने व्यापारिक संबंध बना लिए थे। इसके अतिरिक्त यहाँ के जो निवासी थे वो मेहनती थे और उद्यमी थे, संपन्न थे। उन्होंने अपनी एक विशिष्ट जीवन शैली को बना लिया था। तो इन सब के बारे में हमें विस्तृत जानकारी उनके उत्खनन से प्राप्त स्रोतों से मिलती है। तो आर्थिक जीवन के अंतर्गत सबसे पहला आता है कृषि, कि उनकी कृषि व्यवस्था कैसी थी। कृषि व्यवस्था प्रारंभ से ही आर्थिक जीवन का आधार रही है। जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि भूमि कैसी थी। भूमि उर्वर थी, यानी कि उपजाऊ भूमि थी, क्योंकि सारे जो क्षेत्र हैं वो हमें नदी के किनारे प्राप्त हुए। तो नदी के किनारे निश्चित है भूमि उर्वरक होती है, उपजाऊ होती है, तो वहाँ उनकी भूमि उर्वर थी। पद्धति क्या थी उसके संदर्भ में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ियाँ या लकड़ी के हल से भूमि खोदकर खेती करते थे। मोहनजोदड़ो और बनवाली, दो जो क्षेत्र हैं मोहनजोदड़ो एवं बनवाली, यहाँ से हमें मिट्टी के हल्के खिलौने प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के हल के खिलौने प्राप्त हुए। तो इनसे क्या अनुमान लगाया जाता है कि हल का प्रयोग किया जाता था कृषि के लिए हुए हैं। तो यह उस समय हल का प्रयोग आरंभ हो चुका था। खेती प्राय नदी के किनारे ही होती थी। जो बाढ़ से मिट्टी लाई जाती थी उस मिट्टी में प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए नदी का ही पानी काम में लिया जाता था। और जो प्रमुख खाद्यान्न जिनकी खेती की जाती थी उनमें मुख्य रूप से खाद्यान्नों में कौन कौन से हैं? गेहूँ, जौ, तिल, कपास, चावल, मटर, राई, ये मुख्य रूप से हैं। उसके अलावा सरसों, इनकी भी उपज की जाती थी। तो इसके अलावा जो हमें हड़प्पा से आपको बताया था एक विशाल अन्नागार मिला था, उससे अनुमान लगाया जाता है, इससे यह प्रमाणित होता है कि सिंधु निवासी खपत के अतिरिक्त अकाल या जो भी प्राकृतिक आपदा उसको ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न का संचय भी करते थे, उसका भंडारण भी करते थे। अनाज को पीसने के लिए चक्कियों और कूटने के लिए ओखलियों का भी प्रयोग किया जाता था। लोथल से आटा पीसने की चक्की के पाट मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल से आटा पीसने की चक्की के पाट प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा से मैंने आपको बताया था कि अन्नागार मिला है। लेकिन हमें सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी पुरास्थल से नहर या नालों की सिंचाई से, क्योंकि नहरों के द्वारा सिंचाई होती थी, इस तरह का कोई भी उल्लेख नहीं मिला है। अगला दूसरा आता है पशुपालन, कि कृषि के अतिरिक्त उनका दूसरा कौन सा कार्य था?
पशुपालन। कृषि पर निर्भर होते हुए सिंधुवासी अनेक पशुओं को जानते थे, पर कौन कौन से पशु पाले जाते थे इनकी जानकारी हमें किससे मिलती है कि जो अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं या मृदभाणों पर जो अंकन किया जाता था या खिलौने हैं, उनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है कि कौन कौन से उनके प्रमुख पशु थे। जो प्रमुख पशु थे उनमें है गाय, बैल जिनको वो पालते थे, जिनको वो अच्छी तरह से जानते थे, भैंस, भेड़, ये प्रमुख पशु थे पाले जाने वाले। और मैं विशेष रूप से उनका जो सबसे प्रिय कौन था, बैल, और बैल के अंतर्गत भी कुंवरदार बैल। ठीक है, ये उनका सबसे विशेष माना जाता है, शायद इसका धार्मिक रूप से भी महत्व था। उसके अलावा सिंधु घाटी जो निवासी थे वो मुर्गा भी पालते थे, पक्षियों के अंतर्गत मुर्गा को भी पालते थे। उसके अलावा हमें कुत्ते, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, बकरी, इनके भी प्रमाण मिले हैं, है ना। लेकिन हाथी और ऊंट, उनकी हड्डियां बहुत कम मात्रा में भी मिली हैं। लेकिन सिंधुवासी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे या नहीं, इस संदर्भ में प्रारंभ में थोड़ी अनिश्चितता की स्थिति, लेकिन सुरकोतदा नामक सुरकोतदा स्थान से घोड़े की अस्थि प्राप्त हुई है, अस्थि प्राप्त हुई। तो उससे क्या सिद्ध होता है कि वो घोड़े से भी परिचित थे। ठीक है, अगला आता है तीसरा, शिल्प एवं उद्योग धंधे। शिल्प एवं उद्योग धंधे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख जो उद्योग था वो था वस्त्र उद्योग। ये सबसे प्रमुख था। सूत की कताई, सूती वस्त्रों की बुनाई के धंधे विकसित थे। उसके अलावा सूत की जो नाल होती हैं, तकियाँ होती हैं, तकुआ के रूप में जो बनाया जाता है, उसका भी अवशेष मिले हैं। घरों में सूत काता जाता था। मोहनजोदड़ो से हमें लाल रंग में रंगे हुए लाल कपड़े के अवशेष चांदी के बर्तन में प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा तांबे के 2 उपकरणों में लिपटाई सूती वस्त्र, सूती धागे भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी मिट्टी के बर्तन में एक टुकड़े पर सूती वस्त्र की छाप प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार सूती वस्त्र के बहुत सारे अवशेष हमें अनेक स्थानों से, लोथल से, आलमगीरपुर से, आदि जगह से हमें सूती वस्त्र के बारे में जानकारी मिलती है कि सूती वस्त्र उद्योग एक प्रसिद्ध उद्योग था और ये घर घर में सूत काता जाता था। उसके अलावा बहुसंख्यक मात्रा में मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने, मुद्राएं, बर्तन आदि मिले हैं। तो ये सब जो मिले हैं उससे क्या आभास होता है कि उस समय किसका उद्योग धंधा प्रसिद्ध था, कुंभकार का, यानी कि मिट्टी के उपकरण बनाने वाले कुंभकार का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। क्योंकि मिट्टी की जो वस्तुएं बनी हैं उनको देखकर स्पष्ट लगता है कि ये चाक पर बनाई जाती थी। जो कुम्भकार है वो चाक पर रकाबियाँ, कटोरियाँ, प्यालियाँ, मटके, कुंडे आदि बनाता था। तो कुम्भकार का कार्य मकान बनाने के लिए ईंटों का निर्माण करना भी था। तो ये सब मिट्टी का कार्य जो किया जाता था वो उस समय विकसित अवस्था में था। उसके अलावा कांसे के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। तो उससे क्या लग, यानी कि जो कसेरे का उद्योग धंधा है, यानी बर्तन बनाने का उद्योग
के उद्योग धंधे भी विकसित अवस्था में थे। क्योंकि विभिन्न प्रकार की धातुओं के हमें उद्योग बर्तन प्राप्त हुए हैं। और उसके अलावा स्वर्णकार यानी कि आभूषण बनाने का उद्योग, ठीक है। आभूषण विभिन्न प्रकार के बनाए जाते थे, यानी कि स्वर्णकार, दक्ष स्वर्णकार थे। शंख, सीप, हाथी दांत, सोना, चांदी, इनसे विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे। तो इस प्रकार जो समाज की आवश्यकता थी उसके अनुसार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। अगला आता है व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार और वाणिज्य का विशेष महत्व था। इसकी पुष्टि में कैसे होती है? जो विभिन्न प्रकार के उत्खनन के क्षेत्र हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, उनसे प्राप्त अन्न कोठारों से, विभिन्न भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरों से, मापतोल के साधनों से, इनसे हमें इसका स्पष्ट होता है। अनेक मुद्राओं पर जहाज़ों और नौकाओं के भी चित्र बनाए गए हैं। उसके अलावा लोथल से हमें एक डकयार्ड भी प्राप्त हुआ है। तो इन सबसे यह ज्ञात होता है कि संभवतः सिंधुवासी लोग चांदी, टिन, सोना आदि अफगानिस्तान या ईरान से प्राप्त करते थे। भारत में सोना मैसूर से प्राप्त किया जाता था, तांबा राजस्थान से प्राप्त किया जाता था। और जो तांबा है इसका प्रयोग दैनिक जीवन के उपकरण, बर्तन, आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान और ईरान से एवं ईरान से सोना, चांदी, मैसूर से सोना, यानी विभिन्न स्थलों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार दोनों ही तरह का व्यापार किया जाता था। राजस्थान से तांबा, इसका प्रयोग उपकरण बनाने के लिए विशेष रूप से किया जाता था, बर्तन, आभूषण आदि बनाने के लिए किया जाता था। काठियावाड़ प्रदेश से, काठियावाड़ प्रदेश से होता था सीपी, शंख, मोती, इनका मुख्य रूप से किया जाता था। उस समय जो व्यापार था वो जल और थल दोनों ही प्रकार के मार्गों से किया जाता था। छोटे आंतरिक व्यापार के लिए पशुओं का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि बैलगाड़ियों के नमूने मिले हैं। तो व्यापार इस प्रकार की बैलगाड़ियों में सामान लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था। किसके बीच में? सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच में। सिंधु एवं, क्योंकि तत्कालीन सभ्यता थी, उसकी समकालीन सभ्यता थी, तो उसके साथ सिंधुवासी लोगों का व्यापार था के बीच व्यापार के अवशेष मिले हैं। इस व्यापार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। व्यापार उस समय उन्नत अवस्था में था। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत नगरों से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया जा सकता है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, इमारती लकड़ी, हाथी दांत और पशु पक्षी प्रमुख थे। सिंधु सभ्यता में 1 दर्जन मोहरें मेसोपोटामिया की, उर्किस आदि नगरों की प्राप्त हुई हैं। तो उससे यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मेसोपोटामिया के साथ संबंध है। उसके अलावा
मिस्र के साथ भी व्यापार था, के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। नूथल से मिट्टी का एक मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है जो मिस्र में प्रचलित था। ईरान में अनेक प्राचीन भग्नावशेष में अनेक वस्तु मिली हैं जो सिंधु घाटी प्रदेश से वहाँ पर पहुँची थी। तो इस प्रकार यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का विदेशी व्यापार था। अगला है तोल और माप के साधन। तोल और माप के साधन जो किसी भी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार होते हैं, जो किसी भी सभ्यता के आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार माने जाते हैं। सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति का प्रमाण देने में वहाँ से प्राप्त माप और तोल के विभिन्न साधन भी सहायक हैं। शायद विश्व की किसी प्राचीन सभ्यता में इतने बाट मिले हों जितने सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। क्रय विक्रय में माप तोल में एक रूपता रहे, इस बात का सिंधु वासियों को ध्यान रखते थे इस चीज़ का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और अन्य जो स्थान हैं उनसे जो बाट प्राप्त हुए हैं लगभग एक ही तोल प्रणाली पर आधारित थे। सभी बाट कड़े पत्थर को काट कर बनाए जाते थे और ये जो बाट प्राप्त हुए हैं विभिन्न 5 आकारों में हैं, इनमें घनाकार शैल के बाट सबसे अधिक प्रचलित जान पड़ते हैं। विभिन्न बाटों की जो तोल का अनुपात है, जो बाटों की तोल का अनुपात इस तरह से है। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 तक है। फिर 160, 320, 640 आदि तक। तो सबसे जो छोटे बाट की तोल है वो 13.64 ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो इस अनुपात में है इनके बाट। और नापने के लिए फीते या पटरियाँ काम में लाई जाती हैं। फीता जैसा मिला है। मैके को मोहनजोदड़ो में एक सीप की टूटी हुई पटरी मिली हुई थी। पटरी का बचा भाग 9 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक हिस्से की जो दूरी है, जो माप की हिस्से की दूरी है जो मिली है वो है 0.264 इंच। तो शायद उस समय का 1 फीट कितने के बराबर था? 1 फीट 13.2 इंच का होता था। तो इस प्रकार हमें माप तोल के विविध साधन मिले हैं जिनसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो मैंने जो इतनी आप लोगों को जानकारी के बारे में बताया है कि कृषि, पशुपालन, उनके उद्योग धंधे कौन से थे, व्यापार वाणिज्य, और उसके अलावा उन सब से हमें यह स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन बहुत समृद्ध था और वो अंतर्देशीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों ही प्रकार के व्यापार करते थे। धन्यवाद।